हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी, अगर बात करें थर्मल स्टेबिलिटी का, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो पढ़ते हैं वो आयनिक के लिए हम जनरली पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है। थर्मल स्टेबिलिटी, तो अगर बात करें थर्मल स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी टुवार्ड हीट, स्टेबिलिटी टुवार्ड्स हीट, हीट करने पे अगर वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो थर्मली लेस स्टेबल है, और हीट करने पे बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है तो थर्मली क्या है, लेस स्टेबल है। और कोई बहुत देर के बाद डिकम्पोज होता है तो थर्मली क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी टुवार्ड हीट, हीट के टुवार्ड उसका स्टेबिलिटी को ही थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए एक कंपाउंड ए बी है, अगर ये सॉलिड फेज में है और ये ए बी लिक्विड फेज में हीट करने पे वो हीट किए तो ये क्या हुआ, मेल्ट कर गया। तो क्या ये, तो अगर ए बी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वो मेल्ट कर गया, तो ये थर्मली, इसको हम थर्मल स्टेबिलिटी नहीं बोलेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी उसको डिकम्पोज होना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है वो डिकम्पोज होना चाहिए। तो ये क्या है, थर्मली, इसको नहीं बोलेंगे थर्मली स्टेबल। अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी को, तो इसको दो कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं, इसको दो कैटेगरी में थर्मल स्टेबिलिटी को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहला कोवलेंट कंपाउंड में, दूसरा आयनिक कंपाउंड में। तो कोवलेंट कंपाउंड में जो होता है, नन मेटल के बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। किसके बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड? नन मेटल के बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड में जो हम देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, वो देखते हैं बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड एनर्जी। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हैव हाइयर थर्मल स्टेबिलिटी। अगर किसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या है, ज़्यादा थर्मली स्टेबल है। अब आयनिक कंपाउंड में भी हम दो टाइप, इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला मोनो एटॉमिक कैटायन और मोनो एटॉमिक एनायन। मोनो एटॉमिक कैटायन और मोनो एटॉमिक एनायन वाला साल्ट को, मोनो एटॉमिक कैटायन और मोनो एटॉमिक एनायन वाला आयनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, जैसे NaCl, CHCl, इस टाइप का जो है इसमें स्टडी करते हैं। और दूसरा हम देखते हैं पॉलीएटॉमिक कैटायन या फिर पॉलीएटॉमिक एनायन। तो इस केस में जो हम देखते हैं, ये लैटिस एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जो थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इस टाइप का जो आयनिक कंपाउंड है इसमें लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। अगर कोई लैटिस बहुत अच्छा लैटिस है तो उसको ब्रेक करने में ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, और वो कंपाउंड क्या है, ज़्यादा थर्मली स्टेबल हो। अगर पॉली एटॉमिक में देखें तो पॉली एटॉमिक के लिए जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर का, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन का जो पोलराइजिंग पावर है उसके उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका बोलने का मतलब ये वाला चीज़ हम देखते हैं कि क्यों ये पोलराइजिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आयनिक में देख रहे थे हम, आयनिक कंपाउंड में मोनोएटॉमिक के केस में, मोनोएटॉमिक कैटायन एनायन के केस में तो ये लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या था ये, लैटिस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें जो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन बाय R1 + R2। ये पॉली एटॉमिक के केस में हम देखे थे, पॉली एटॉमिक के केस में हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे पॉली एटॉमिक के केस में, थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1 पोलराइजिंग पावर के। तो इसको समझते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक। तो कोई ये मेटल आयन है और मेटल आयन, और यहाँ पे क्या है, पॉली एटॉमिक में कार्बोनेट हम ले लेते हैं, कार्बोनेट आयन। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर शिफ्ट करेगा, और अगर इधर शिफ्ट करेगा तो जो बॉन्ड में जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है, बॉन्ड में होगा या फिर लोन पेयर में होगा, वो किधर शिफ्ट हो रहा है, ये मेटल आयन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर मेटल आयन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका जो बॉन्ड में जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कम होगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और अगर ये बॉन्ड वीक है तो बहुत इजीली टूट जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कैटायन के डिपेंड कर रहा है। अगर पोलराइजिंग पावर इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा इजीली पोलराइज करेगा, ज़्यादा इजीली पोलराइज करेगा तो ये क्या है, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी भी है, कोई थर्मल स्टेबिलिटी पॉली एटॉमिक के केस में ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, ये पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के पे डिपेंड करता है क्या, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है क्या, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन। अगर पॉली, तो अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं जो कैसे हम बता सकते हैं जो कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन ज़्यादा थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो साइज जो है एटम का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या है, HI का जो बॉन्ड लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बहुत कम होगा।
बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होगा तो हल्का सा हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है, थर्मल स्टेबिलिटी HF का सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका है, HF का। क्योंकि अगर देख रहे हैं तो इसमें HF का जो बॉन्ड है, ये इस अगर HF का बॉन्ड बना है, ये HCl का बॉन्ड है, और ये क्या है, HBr का बॉन्ड है, और ये HI का बॉन्ड है। लार्ज बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत ईजी। के बाद PH3 दिया हुआ है, उसके बाद ASH3 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है SbH3। अब हमको क्या करना है, इसको भी थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका जो बॉन्ड लेंथ क्या है, बढ़ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या है, बहुत कम है, बहुत इजीली टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ये इसका ऑर्डर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। CH4 है, उसके बाद CH4 है, उसके बाद SiH4, G जर्मेनियम H4, SnH4। अगर इसका भी ऑर्डर देखें तो क्या हो रहा है, साइज इसमें भी देख रहे हैं। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी CH4 का है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, ये होगा थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर। अगर N2 देखें, N2 O2 और F2 में अगर देखें कि कौन ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, तो इसको देखने के लिए इसका हम क्या देखेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। इसका 2 है, इसका 3 है बॉन्ड ऑर्डर, इसका 2 है, और इसका क्या है, 1 है। तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। फोर्थ, फिफ्थ देखते हैं। ये अगर ये बेंजीन है और दूसरा क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा जो एरोमेटिक होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है। अगर सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद फिफ्थ वन में देखते हैं। अगर एक कंजुगेटेड सिस्टम दिया हुआ है, CH2 C CH2, इस टाइप का कोई सिस्टम दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है नॉन कंजुगेटेड CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH3। तो इस टाइप का दो दो दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। तो अगर बोल रहे थे कौन ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, तो ये थर्मली स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इसमें रेजोनेंस है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर और एग्जांपल देखते हैं, 7 एग्जांपल देखते हैं। ये कंजुगेशन में दिया हुआ है और दूसरा नॉन कंजुगेशन में दिया हुआ है डबल बॉन्ड। दूसरा नॉन कंजुगेशन में डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कंजुगेशन में है, इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस है, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो थर्मली स्टेबल कौन सबसे ज़्यादा है, तो ब्लैक ज़्यादा है। क्यों, वाइट फॉस्फोरस में बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होने की वजह से क्या है, ये बहुत कम स्टेबल है, ये थर्मली कम स्टेबल है। अगर LiCl NaCl KCl RbCl और CsCl, अगर इसमें देखें तो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है, ये है लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। तो जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा, इसका होगा।
यहाँ पे देखते हैं जो थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो इसका जो लैटिस एनर्जी है ज़्यादा है, तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो ये ऑर्डर हो गया लैटिस एनर्जी का, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये है। उसके बाद LiH मेटल हाइड्राइड का भी देख लेते हैं, LiH, उसके बाद क्या है NaH, KH, RBH, LiH, NaH, KH, RBH, CSH। तो अगर इसमें देखें ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो लैटिस एनर्जी है बहुत अच्छा लैटिस है, लैटिस होने की वजह से इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो गया, तो लैटिस एनर्जी अगर बहुत अच्छा है तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इसका ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का। अब इसमें देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी सबसे अच्छा इसका है, तो ये इसका लैटिस एनर्जी अच्छा होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अच्छा किसका होगा, इसका होगा। LiF, LiCl, LiBr और Li। तो सबसे थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये होगा थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर। ये जो है थर्मली लेस स्टेबल है, क्योंकि इसका लैटिस एनर्जी क्या है, बहुत कम है। लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा, ये थर्मली लेस स्टेबल है। BeCO3, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। अगर इस केस में देखें तो ये क्या है, ये वाला जो एग्जाम्पल्स है ये वाला लैटिस एनर्जी पे बेस एग्जाम्पल है, और ये क्या है, ये पोलराइजिंग पावर, इसमें हमको देखना है, क्या देखना है, पोलराइजिंग पावर। तो अब जो एग्जाम्पल करवा रहे हैं उसमें क्या देखना है, पोलराइजिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका है, तो Be2+ का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो जो पोलराइजिंग पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। दूसरा देख लेते हैं BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, SO4 और BaSO4। अगर इस सल्फेट के टर्म में देखें तो यहाँ पे भी क्या देखना है, जो पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा है, तो बेरिलियम का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हो गया। LiHCO3, अब बाइकार्बोनेट में देख लेते हैं NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CsHCO3। अब इसको अरेंज करना है तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। क्यों क्यों ये ऑर्डर होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर लिथियम प्लस का ज़्यादा है, इसके वजह से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। LiOH, NaOH, RbOH, KOH, RbOH और COH। इसमें देख लेते हैं तो इसका भी जो ऑर्डर होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ये इसका ऑर्डर होगा।
LiNO3 NaNO3 KNO3 और RbNO3 CsNO3, इसका भी क्या होगा, यही सेम ऑर्डर होगा। पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा, लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। उसके बाद ये किससे ज़्यादा है, Na+ से, K+ से और किससे, Cs+ के। तो ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पेरोक्साइड का। अल्कली ग्रुप का पेरोक्साइड देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप का पेरोक्साइड का, ग्रुप 1 पेरोक्साइड। तो Li2O2 Na2O2 K2O2 Rb2O2 और CS2O2, इसका भी क्या ऑर्डर होगा, इसका भी सेम ऑर्डर होगा, क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलराइजिंग पावर का। उसके बाद LiO2, अब सुपर ऑक्साइड का देख, सुपर ऑक्साइड का देख लेते हैं। ये क्या था, पेरोक्साइड का। LiO2 NaO2 KO2 RbO2 और CSO2, तो इसका भी क्या होगा, ये सेम ऑर्डर होगा। ये क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। एक देख लेते हैं, BoO2 MgO2 CaO2 SrO2 और BaO2। तो इसका भी क्या ऑर्डर होगा, ये सेम ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर है NaF MgF2 और AlF3। तो इसका क्या ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा थर्मल स्टेबिलिटी का। ये क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। LiHCO3 एंड 2A ग्रुप बाइकार्बोनेट, इसका जो बाइकार्बोनेट है वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इसका जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद कार्बोनेट, सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ Na Rb Cgm, ये सब का जो हाइड्रोक्साइड है डू नॉट डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर। only melt सिर्फ क्या करता है, मेल्ट करता है। ये हायर टेम्परेचर पे इसका कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, सोडियम का, रुबिडियम का, सीजियम का मेल्ट नहीं करता, डिकम्पोज नहीं करता है। क्या करता है, ये मेल्ट करता है।